हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 34 जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप देखते हैं तो जो भारत है हमारा वो आपको एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। जो हाई कोर्ट है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के मतलब अगर देखेंगे तो जस्ट लाइक ब्लो वर्क करता है एज बिलो द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर देखा जाए तो कि मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आएगा, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आएंगे। ठीक, पूरा एक हायरार्की टाइप से है। और जो जुडिशरी है इन आई स्टेट वो कंसिस्ट करते हैं हाई कोर्ट एंड उसके अंदर आपको फिर हायरार्की बेसिस पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो हाई कोर्ट है वो ऑक्यूपाई करता है टॉप पोजीशन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट के। और जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट कब ओरिजिनेट हुआ था इंडिया के अंदर 1862 में, जिस टाइम पे जो हाई कोर्ट थे वो सेटअप हुआ था कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। 1866 में एक फोर्थ हाई कोर्ट वो इस्टेब्लिश हुआ था इलाहाबाद के अंदर में इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो जो हर एक प्रोविंस था ब्रिटिश में वो आता था उसके अपने खुद मतलब वो अपने जो खुद के हाई कोर्ट के अंदर में। ठीक, और आफ्टर 1950 तो जो एक कोर्ट था वो एग्जिस्ट करता था इन अ प्रोविंस बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। यानी कि जस्ट लाइक जैसे कुछ स्टेट मतलब हर एक स्टेट का आपको अलग अलग हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जो हाई कोर्ट है वो दो स्टेट के लिए वर्क करते थे, जैसे पंजाब और हरियाणा का। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए, बट जो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का उसने ऑथोराइज करा पार्लियामेंट को कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एंड यूनियन टेरिटरी के लिए। और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की वो का टर्मिनस है विद द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट। सिमिलरली जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कॉमन हाई कोर्ट की वो को टर्मिनस है विद टेरिटरीज ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक, नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे तो जो एट प्रेजेंट ये 2019 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर में, जिसमें से कि जो 3 हाई कोर्ट है उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो आपको एक से ज़्यादा स्टेट में देखने को मिलेगी। अमंग द 9 यूनियन टेरिटरीज तो दिल्ली है उसमें आपको सिर्फ हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक, उसमें उसका ही सिर्फ एक हाई कोर्ट है अकेला, बाकी तो जो यूनियन टेरिटरी है उन सबका अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। 1966 से दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट और जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख उनका एक कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और जो बाकी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं वो फॉल करते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। ओके, जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड करता है अपने जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड कर सकता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो जो नाम है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और सीट जो है हर एक 25 हाई कोर्ट्स की वो मेंशन है। आप टेबल में देख सकते हैं, जो कि टेबल हम आपको बताएंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लास्ट में। ओके, कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पे कब किस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ और कहाँ मतलब किस स्टेट में कहाँ लोकेटेड है। आर्टिकल 214 से 231 जो कि पार्ट 6 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस जुरिस्डिक्शन पावर प्रोसीजर एंड सो ऑन टू द हाई कोर्ट। यानी कि वही है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है ये जितने भी आर्टिकल्स हैं। जो कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट अगर देखा जाए तो हर एक हाई कोर्ट है उसमें आपका एक्सक्लूसिव और कॉमन वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस एंड बाकी अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में। मतलब जस्ट लाइक जैसा प्रेसिडेंट को लगे भाई मतलब लगे इन द सेंस कि टाइम टू टाइम उसको अगर ज़रूरत होती है तो फिर वो ज़रूरत के अनुसार वहाँ पे अपॉइंट करते रहते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई एक स्पेसिफाई नहीं करता है स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की एंड ये सारा किस पे डिस्क्रिशन पे प्रेसिडेंट की। और जो प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की टाइम टू टाइम और डिपेंड करता है अपॉन इट्स वर्कलोड। अपॉइंटमेंट कैसा होता है जजेस का, तो जो जज हाई कोर्ट को वो अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट जिस स्टेट के लिए वो हाई कोर्ट चूज कर रहे हैं या अपॉइंट कर रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। तो जो चीफ जस्टिस है कंसर्न हाई कोर्ट का वो उससे कंसल्ट करा जाता है। ठीक, और बाकी ये आपको मतलब ये तो बता ही दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ उस स्टेट के कंसर्न। और जिस टाइम पे जो कॉमन हाई कोर्ट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए, तो जो गवर्नर होता है ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक, एंड फिर वो कंसल्ट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उन लोगों से। इन द सेकेंड जज केस तो जो 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि कोई भी जो अपॉइंटमेंट है जज का हाई कोर्ट के वो कैन बी मेड अनलेस
इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, जब तक कि उनके मतलब ओपिनियन ना आ जाए। बट इन थर्ड केस, इन थर्ड जज केस, तो जो 1998 में तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सोचा कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो वो कंसल्ट करेगा किससे, कोलेजियम से, जिसमें दो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और जो सोल ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। ठीक। और जो 99th अमेंडमेंट एक्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, एंड जो ये एनजेसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, उसने क्या करा, उसने रिप्लेस कर दिया कॉलेजियम सिस्टम को, जो अपॉइंट करने से रिलेटेड था जजेस के टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एक न्यू बॉडी के साथ। और वो जो न्यू बॉडी थी वो क्या थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हाउवन इन 2015 जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जो बहुत 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और एज वेल एज एनजेसी एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है। कॉन्सिक्वेंटली जो अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम था वो फिर ऑपरेटिव हो गया दोबारा। और जो ये वर्डिक्ट था ये डिलीवर करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोर्थ जज केस 2015 में, जिसमें कि जो कोर्ट है उसने बोला था कि ये जो न्यू सिस्टम है वो अफेक्ट कर देगा किसको, इंडिपेंडेंस को, जुडिशरी की। क्वालिफिकेशन क्या है, ऑथेंट सैलरीज, अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो जो पर्सन है कोई भी उसको अपॉइंट करा जा सकता है एज अ जज हाई कोर्ट का, जिस पे फॉलोइंग क्वालिफिकेशन क्या हो कि वो एक सिटीजन होना चाहिए भारत का, या मतलब भारत का सिटीजन होना चाहिए, और उसमें लगभग ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस होना, मतलब जुडिशरी में होना चाहिए लगभग 10 सालों तक कम से कम। ठीक, एज एन एडवोकेट वगैरह। और ही शुड हैव एन एडवोकेट फॉर अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, 10 साल तक हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए लगभग 10 सालों से। फ्रॉम द अब ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कराई है एक मिनिमम एज अपॉइंटमेंट के लिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मोरओवर अनलाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी प्रोविजन नहीं बनाता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि जो पर्सन है जो कि अपॉइंट होता है एज अ जज हाई कोर्ट का, तो वो अपने ऑफिस में जाने से पहले उसको क्या करनी पड़ती है, ओथ और ओथ लेनी पड़ती है बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जो कुछ पर्सन है वो अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक, किनके द्वारा, और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। इस ओथ के अंदर में जो जज हाई कोर्ट के वो कसम खाते हैं एक तरीके से, ओथ लेते हैं कि इस चीज़ की बियर करेंगे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड करेंगे सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट वो परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज ऑफिस की बिना किसी फियर और फेवर के, अफेक्शन, इल और विल के। अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस हैं एंड जो पेंशन है जजेस जजेस की हाई कोर्ट के, वो डिटरमाइन करी जाती है टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा। और ये दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर, मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद तो नहीं हो सकता, बट मतलब कम वगैरह ऐसा, ताकि कुछ उसमें मतलब आप एक तरीके से मतलब कुल मिला के ये है कि जिस टाइम पे वो ऑफिस में है उस समय पे आप उनकी सैलरी को कम नहीं, वेरी नहीं कर सकते। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली कंडीशन को छोड़ के। तो 2018 में जो सैलरी थी चीफ जस्टिस की वो इंक्रीज़ करी गई थी 90,000 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और जो जज है उसकी 80,000 से 2,25,000 पर मंथ। और ये जो है, ये जो सम अलाउंसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं, वही फ़ी अकोमोडेशन अदर फैसिलिटीज जैसे कि मेडिकल कार्ड, टेलीफोन एक्सेट्रा। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस हैं उनको 50% मिलता है एज मंथली पेंशन, जो उनकी लास्ट सैलरी थी उसका। टेन्योर रिमूवल एंड ट्रांसफ़र, जो टेन्योर होता है जजेस का, अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई फिक्स नहीं करा टेन्योर जज का हाई कोर्ट के। हाई हाउवर इट मेक्स द फॉलोइंग फॉर प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। 4 प्रोविजन क्या है वो, कि वो होल्ड करता है ऑफिस जब तक कि वो अटेंड ना कर लेता है एज 62 ईयर्स की। और जो कोई भी क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग हिज एज, वो डिसाइड करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट करके विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ फाइनल। और वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से लिख कर किसको, प्रेसिडेंट को, एंड ये रिमूव हो सकता है ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन में, पार्लियामेंट के लिए वैकेट कर सकता है अपना ऑफिस जिस टाइम पे उसको अपॉइंट करा जाए एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और जिस टाइम पे उसको ट्रांसफ़र करा जाए किसी अन्य अदर हाई कोर्ट में।
रिमूवल कैसा होता है जज का, तो जो जज है हाई कोर्ट का वो रिमूव करा जा सकता है फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकता है रिमूवल किसके बेसिस पे, ओनली ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट जो कि हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, और जो एड्रेस है वो सपोर्ट करा जाना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू दोनों सदनों के द्वारा। डेट इज़ की जो मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप की ऑफ डेट हाउस, एंड मेजोरिटी जो होती है ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, यानी कि 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ डेट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो ग्राउंड है रिमूवल का वो टू प्रूफ्ड मिस द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, और ये जो जज है हाई कोर्ट के वो रिमूव करे जाते हैं इन द सेम मैनर जैसे ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है। और जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का वो रेगुलेट करता है प्रोसीजर जो कि रिलेट करता है रिमूवल ऑफ जज हाई कोर्ट के एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और जो रिमूवल मोशन है वो साइन करा जाता है 100 मेंबर्स के द्वारा इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स के द्वारा इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक, और फिर बाद दिया जाता है स्पीकर को, चेयरमैन को, और जो स्पीकर चेयरमैन है वो एडमिट करता है मोशन को, रिफ्यूज़ करता है, रिफ्यूज़ कर सकता है उसको एडमिट करने से कि मतलब हाँ ये जो मोशन है इस, तो इफ़ अगर वो एडमिट कर लिया जाता है तो जो स्पीकर और चेयरमैन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 3 मेंबर कमेटी और इन्वेस्टिगेट करता है इनटू द चार्जेस। और जो कमेटी है वो कंसिस्ट करती है किसको, एक दो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। अब जो कमेटी है वो फाइंड करती है कि जो जज है वो गिल्टी है फॉर इज मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकेपेसिटी, तो जो हाउस है वो क्या करता है, कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, और जैसे ही मोशन पास हो जाता है दोनों सदनों से बाय स्पेशल मेजोरिटी, एंड फिर वो क्या होता है कि एक एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज। फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो पास कर देता है एक ऑर्डर रिमूव करने के रिगार्डिंग में जज के फ्रॉम द, वो भी ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का जज के हाई कोर्ट का वो सेम ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज का है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट कि कोई भी जज जो है हाई कोर्ट का अभी तक इम्पीच नहीं करा गया है। ट्रांसफ़र ऑफ जज अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है जज को एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और ऑन ट्रांसफ़र वो एंटाइटल्ड है कि वो रिसीव करे इन एडिशन टू हिज सैलरी कुछ कंपनसेटरी अलाउंसेज एंड मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। 1977 में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है कि जो ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के जजेस का वो कुड बी रिसोर्टेड टू ओनली as an exceptional measure and only in public interest and not via way of punishment। ठीक, एंड अगेन 1994 तो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्ड करता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो नेसेसरी है चेक करने के लिए आर्बिट्रेरीनेस इन ट्रांसफर ऑफ जजेस, बट जो ओनली द जजेस हु इज ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज इट। ठीक, अब वो सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं जो किसका ट्रांसफ़र हुआ है। इन द थर्ड जस्ट केस 1998 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट था उसने देखा था कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस तो जो चीफ जस्टिस है इंडिया का वो शुड कंसल्ट इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कौन कौन किस किस के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ठीक, इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि कौन कौन होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे 2 हाई कोर्ट के, एक होगा फ्रॉम जहाँ से जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंड दूसरे होंगे जहाँ पे उनको रिसीव करा जा रहा है। ये जो सोलो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है कंसल्टेशन प्रोसेस। एक्टिंग चीफ जस्टिस देखा जाए तो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है जज को हाई कोर्ट के एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस टाइम पे जो ऑफिस है चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट के वो वैकेंट है, ये जो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट को टेम्परेरीली एब्सेंट है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो अनेबल हैं परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़ अपने ऑफिस में। ठीक, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट for temporary period not exceeding 2 years when there is a temporary increase in the business of the high court या there are areas of work in the high court। इनके अगर आप देखें
जब प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है कुछ क्वालिफाइड पर्सन को एज एडिशनल जज हाई कोर्ट के एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, 2 साल से ज़्यादा नहीं। ठीक, जिस टाइम पे टेम्परेरी इंक्रीमेंट करना हो इन द मतलब हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा काम आ गया हो या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गई हो। ठीक, और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं कि ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज एन एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस टाइम पे जो जज है हाई कोर्ट, जस्ट व्हेन अ जज हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट इज अने मतलब वो अनेबल है परफॉर्म करने में ड्यूटीज अपने ऑफिस की ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन, और अपॉइंट करे गए टू एक्ट टेम्परेली एज अ चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के। तो जो एक्टिंग जजेस हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस एंड जब तक कि जो परमानेंट जज है वो रिज्यूम न कर ले अपना ऑफिस। हाउएवर जो दोनों एडिशनल और एक्टिंग जज है कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 साल की उम्र अटेन करने के बाद ऑफिस में नहीं आ सकते। रिटायर्ड जजेस अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय पे जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के स्टेट के वो रिक्वेस्ट करते हैं रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट के और एनी अदर हाई कोर्ट से टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, यानी कि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या जज बन सकते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। और ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वही है कि प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए एंड ऑल्सो द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड है, और उससे भी लेना पड़ेगा जिसको अपॉइंट करना है। अब तुम अपॉइंट कर रहे हो वो आ नहीं रहा है कि नहीं। ये जो जज है वो एंटाइटल है टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, मतलब जैसे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा वो एंजॉय करते हैं जितने भी जो पावर एंड प्रिविलेज है जज की उस हाई कोर्ट के लिए। ठीक, बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी ए जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है इफेक्टिव डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटीज़ जो कि इसको असाइन हुई है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एनक्रोचमेंट प्रेशर एंड इंटरफेरेंसेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर एंड इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फॉलोइंग प्रोविजन बनाए सेफगार्ड करने के लिए एंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शन हाई कोर्ट के। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि जो जज है हाई कोर्ट का वो अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, विच मीन्स द कैबिनेट, यानी कि इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, यानी कि जुडिशरी के मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये जो प्रोविजन है कर्टेल करता है कि एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन किसकी एग्जीक्यूटिव की एज वेल एज ये इंश्योर करता है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो बेस्ड नहीं है किसी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में। और जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है यानी कि जो जजेस हाई कोर्ट के प्रोवाइड करे जाते हैं विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि रिमूव करे जा सकते हैं ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा ओनली इन द मैनर जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यानी कि कुल मिला के आप इनको इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटा सकते हैं, वैसे तो नहीं हटा सकते हैं। ठीक, ओके, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है यानी कि जो सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से फिक्स्ड हैं और ये चेंज भी नहीं करी जा सकती हैं। बस वही है फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली कंडीशन को छोड़ के एक्सपेंसेस जो कि चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड पे। तो अगर देखा जाए तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है जजेस की और जो सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन है स्टाफ की एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हाई कोर्ट को चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे, thus दे आर नॉन वोटेबल बाय द स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि इन पर वोट वगैरह तो नहीं डल सकता है, सिर्फ ये डिस्कस हो सकते हैं। और ये नोट करने वाली बात है क्या कि जो पेंशन है हाई कोर्ट के जज की वो चार्ज होती है किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ना कि स्टेट पे। ठीक, ये ध्यान रख लेना अगर पूछ लिया जाए ना कि सैलरी सैलरी तो वही देता है हाई कोर्ट के जज की जो कि कंसर्न स्टेट है, बट जो पेंशन है वो देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है मतलब उसको, और सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, यानी कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में इन अ स्टेट लेजिस्लेचर जो कि विद रेस्पेक्ट टू वही विद द कंडक्ट हो हाई कोर्ट के जजेस, मतलब उसने क्या करा है क्या नहीं करा है। ठीक, एक तरीके से बस एक कंडीशन को छोड़ के जिस टाइम पे उनका जो इम्पीचमेंट मोशन उनके बारे में चल रहा हो पार्लियामेंट में उस टाइम पे तो डिस्कस करा जा सकता है। बैन है प्रैक्टिस पे आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि कोई भी जो रिटायर्ड परमानेंट जज हाई कोर्ट का प्रोवाइड करा जाता है फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया, यानी कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से आप रिटायर वगैरह हो गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। ये जो इंश्योर है ये इंश्योर करता है क्या कि आप किसी भी तरह का फेवर नहीं कर रहे हैं। ठीक,
फीचर फेवर आपको नहीं देखने को मिलेगा इनके थ्रू। सच ये ऐसा इंश्योर करने के लिए करते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो पनिश कर सकता है किसी पर्सन को फॉर इट्स कंटेम्प्ट। और ये जो एक्शन एंड जो डिसीजन है वो क्रिटिसाइज नहीं करे जा सकते हैं और अपोज नहीं करे अपोज नहीं करे जा सकते हैं किसी के भी द्वारा। और ये जो पावर है ये आपको हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। और जो फ्रीडम है एंड फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को एंड सर्वेंट को हाई कोर्ट के बिना किसी इंटरफेरेंस के फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। इनका जो रिस्ट्रिक्शन है वो कर्टेल करा जा सकता है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंड जो पावर है हाई कोर्ट के इन सो फार स्पेसिफाइड है किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको कर्टेल नहीं करा जा सकता बोथ बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। बट इन अदर रेस्पेक्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंड जो पावर है हाई कोर्ट की वो चेंज करी जा सकती है बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है कि स्टेट को कि वो स्टेप ले सकता है सेपरेट करने का जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है शुड नॉट possess द जुडिशियल पावर consequent अपॉन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो रोल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर वो केम टू एन एंड। jurisdiction एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है has been vested with the quite extensive and effective powers, ये highest court of appeal है in the state। अगर हाई कोर्ट देखा जाए तो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का सिटीजन के, ठीक। और इसमें भी आपको इंटरप्रिटेशन की कॉन्स्टिट्यूशन को पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें पावर है कि इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बट फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपको सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रोल देखने को मिल जाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन नहीं करता डिटेल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ अ हाई कोर्ट। जो ले डाउन करता है कि जो जुरिस्डिक्शन एंड जो पावर है हाई कोर्ट की वो सेम है जैसे इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। बट देयर इज वन एडिशन, क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक एडिशन क्या है पावर का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा है, वो रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा में नहीं थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या करा है, एक कंफर्म करा है कि जो कुछ एडिशनल पावर है, मतलब जस्ट लाइक कि अगर आप देखेंगे कुछ एडिशनल पावर भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सॉरी, रिट जुरिस्डिक्शन वाली या पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस वाली, कंसल्टेटिव पावर वाली, तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को भी वो चेंज कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन एंड पावर हाई कोर्ट का एट प्रेजेंट जो हाई कोर्ट वो एंजॉय करता है फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन एंड पावर, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन एंड जो पावर है हाई कोर्ट की वो गवर्न करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू, लेटर पेटेंट के थ्रू एंड जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, इंडियन पेनल कोड के थ्रू 1860 के, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के थ्रू। और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये पावर है हाई कोर्ट की कि वो हियर कर सकता है डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टांस, यानी कि अपील की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाके इसमें केस रजिस्टर कर सकते हो, ठीक। तो अगर कोई भी मैटर है एडमिरलिटी का एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के, या रिगार्डिंग रिवेन्यू मैटर है और एन एक्ट और जो कि ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन या इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन के, या केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कोई भी जो केस है वो ट्रांसफ़र हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट से इन्वॉल्व करता है जो कि इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की टू इट्स ओन फाइल। और जो 4 हाई कोर्ट हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट, उनके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन भी है इन केस ऑफ हायर वैल्यू। 1973 से पहले जो कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट थे उनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी थी, और ये फुली एबॉलिश कर दी गई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के बाद। रिट जुरिस्डिक्शन वही आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं सीधा रिट जुरिस्डिक्शन फाइल करने, जो कि है हैबियस कॉर्पस का मैंडेमस सर्टी और रिप्रोवेशन एंड क्यों वारंटो, इनके एनफोर्समेंट कराने के लिए अपना फंडामेंटल राइट सिटीजन का किसी भी पर्पस के लिए। और जो ये फ्रेज है फॉर एनी अदर पर्पस, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी लीगल राइट
के लिए भी आप जा सकते हैं। नहीं बोलते कि जो रिट जुरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट की बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं सिर्फ, लेकिन हाई कोर्ट में आप लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं रिट जुरिसडिक्शन दायर करने के लिए। ठीक, तो ये एक चंदन कुमार केस हुआ था 1997 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि जो रिट जुरिसडिक्शन है दोनों हाई कोर्ट, मतलब दोनों की, किसके, हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको आउटस्टेड और एक्सक्लूड नहीं करा जा सकता है इवन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपीलेट जुरिसडिक्शन यानी कि जो हाई कोर्ट है वो प्राइमरली एक कोर्ट ऑफ अपील है। ये हियर करता है अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि फंक्शन करता है इनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में। और इसमें आपको अपीलेट जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगी इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। हेंस जो अपीलेट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो वाइडर देखने को मिलेगी दैन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सिविल मैटर अगर देखे जाए तो जो सिविल अपीलेट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की वो इज एज फॉलोस। जो फर्स्ट अपील है फ्रॉम द ऑर्डर एंड जो जजमेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, एंड जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो लाई करते हैं डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑन बोथ क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इफ जो अमाउंट ऑफ एक्सीड कर देता है स्टिपुलेटेड लिमिट को। सेकंड अपील जो है फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जो जजमेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट की वो लाई करती है टू द हाई कोर्ट इन द केस जो कि इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये जो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट हैं उनके जो प्रोविज़न है फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स, तो जो सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट वो डिसाइड करता है केस को आइदर अंडर द ओरिजिनल अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, डिसाइड करता है केस को एंड अपील फ्रॉम सच अ डिसीजन जो कि लाई करता है टू द डिसीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। अपील जो होती है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल जो कि लाई करती है टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। 1997 जो है सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है कि जो ट्राइब्यूनल है वो सब्जेक्ट टू द रिट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की। कॉन्सिक्वेंटली ये पॉसिबल नहीं है फॉर एन एग्रीवेट पर्सन की वो अप्रोच करे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द हाई कोर्ट, यानी कि पहला हाई कोर्ट जाओ फिर उसका सुप्रीम कोर्ट आओ। ठीक, क्रिमिनल मैटर में जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो इज एज फॉलोस। जो अपील है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ ए सेशन कोर्ट एंड जो एडिशनल सेशन कोर्ट वो लाई करती है हाई कोर्ट में। ये जो सेंटेंस है वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है फॉर मोर देन 7 ईयर्स, यानी कि इट शुड ऑल्सो बी नोटेड डेट कि जो डेथ सेंटेंस है जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट जानते हैं वो अवॉर्ड करी जाती है सेशन कोर्ट के थ्रू उन एन एडिशनल सेशन कोर्ट जो कि शुड बी कन्फाइंड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड where there is an appeal by the convicted person or not. In some cases जो स्पेसिफाइड है वेरियस प्रोविजन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जो अपील है जजमेंट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अदर जजेस की, तो वो लाई करती है हाई कोर्ट में। ओके, सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन यानी कि जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है सुपरिटेंडेंस ऑफ ऑल ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स जो कि फंक्शन करते हैं उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, यानी कि उनके ऊपर होता है ये जो हाई कोर्ट है एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये उनको थेसिट में कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम और मेक एंड इशू वो इशू कर सकता है जर्नल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर्म रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ देम प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर्म्स जिसके अंदर में जो बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स है वो कैप्ट करे गए उनके द्वारा। सेटल कर सकता है फीस पेबल जो है जो कि टू द शेरिफ क्लर्क ऑफिसर्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ देम। और जो ये जो पावर है किसके सुपरिटेंडेंस के हाई कोर्ट के वो काफ़ी ब्रॉड है बिकॉज ये एक्सटेंड होती है इसकी टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल जो कि सब्जेक्ट होते हैं टू द अपीलेट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के और जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट और नॉट। ये कवर करता है नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, और ये एक रिविजनल जुरिसडिक्शन है एक तरीके से, और ये एक स्यूमोटो भी ले सकता है यानी कि ऑन इट्स ओन एंड नॉट नेसेसरीली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, यानी कि खुद भी एक्शन ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी आके एप्लीकेशन वगैरह दे तभी ले सकते हैं। हाउएवर ये जो पावर है डज नॉट वेस्ट द हाई कोर्ट
विद एनी अनलिमिटेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो कोई भी अनलिमिटेड अथॉरिटी अपना सकता है ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है एंड यूज़ करी जानी चाहिए मोस्ट स्पेयरिंगली एंड ओनली इन अप्रोप्रिएट केसेस। यूजुअली ये लिमिटेड है। एक्सेस ऑफ jurisdiction, gross violation of natural justice, error of law, disregarded to the law of superior court, preserved where findings manifest injustice. Control over subordinate courts यानी कि in addition to its appellate jurisdiction, तो supervisory jurisdiction जो है over the subordinate court वो मैंशनड है वो। और जो हाई कोर्ट है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अदर पावर्स भी देखने को मिलेंगी, ये जो इंक्लूड करती हैं। जैसे ये इट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर किस मैटर में, इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन करना हो डिस्ट्रिक्ट जजेस का, एंड अपॉइंटमेंट करना हो पर्सनस का जुडिशियल सर्विसेज में स्टेट की अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये डील करता है विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग और प्रमोशन करना, ग्रांट ऑफ लीव और ट्रांसफ़र करना, डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। और ये विड्रॉ कर सकता है कोई भी केस जो कि पेंडिंग होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, इफ़ ये इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ जो कि रिक्वायर करता है एक इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की। इट कैन देन आइदर ये डिस्पोज कर सकता हो द केस इटसेल्फ और डिटरमाइन करता है क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इट्स जजमेंट। एंड इसका जो एंड इट्स लॉ ये बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि फंक्शन करते हैं विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन द सेम सेंस जैसे कि लॉ डिक्लेयर करा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड ये बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये जो हाई कोर्ट है इसके पास दो पावर है, जो जजमेंट है, जो प्रोसीडिंग है, एंड एक्ट जो है हाई कोर्ट के वो रिकॉर्डेड होते हैं फॉर अ परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो दे आर एडमिटेड टू बी एविडेंट्री वैल्यू, यानी कि एक एविडेंस वाली वैल्यू रखते हैं अपने आप में। एंड इनको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है जिस समय पे प्रोड्यूस करे जाएँ किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने। मतलब मान लीजिए कोई भी एक फैसला है वो ले लिया गया है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने दिखा दिया गया कि देखो यार हाई कोर्ट ने तो ऐसा बोला, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं बोल कर सकता है। तो ये रिकॉग्नाइज करे जाते हैं एज अ लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस। एंड इसके पास पावर है कि वो पनिश करे फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन, या दोनों से। जो एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो डिफाइन नहीं करेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हावर जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन करे गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर में कहा था जो कंटेम्प्ट है कोर्ट को वो मे भी क्रिमिनल हो सकता है और सिविल भी हो सकता है। जो कि सिविल कंटेम्प्ट है इसका मीनिंग क्या है कि जो बिल्कुल डिसोबीडियंस करा जाता है किसी भी जजमेंट का, ऑर्डर का, रिट का, या किसी भी अदर प्रोसेस का हाई कोर्ट के। और जब बिलफुल ब्रीच होता है ऑफ एन अंडरटेकिंग जो कि दी गई टू अ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, इसका मतलब ये कि जो पब्लिकेशन है किसी भी मैटर की और डूइंग एन एक्ट तो स्कैंडलाइज और लोअर करता है अथॉरिटी कोर्ट की, और प्रिजुडिस और जो इंटरफेयर्स करता है विद द ड्यू कोर्स ऑफ अ जस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटरफेयर करता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। हार्वर्ड जो इनोसेंट पब्लिकेशन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ सम अदर मैटर फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा जुडिशियल एक्ट का, एंड कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो हाई कोर्ट है वो उसके पास आपको पावर देखने को मिलेगी रिव्यू वाली, एंड करेक्ट कर सकता है उसका ऑन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन, इवन तो कोई भी नो स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू जो कि कन्फर्ड नहीं है उस पर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है ऑन द अदर हैंड वो स्पेसिफिकली कन्फर्ड करता है विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर क्या है जुडिशियल रिव्यू की, जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशियल रिव्यू एक पावर है हाई कोर्ट की जो कि एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑन एग्जामिनेशन इफ़ अगर वो वॉयलेटिव देखने को मिलता है, फाउंड वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डिक्लेयर करी जा सकती हैं एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बाय द हाई कोर्ट। कॉन्सिक्वेंटली इन्फोर्स नहीं करी जा सकती गवर्नमेंट के द्वारा। तो द जो फ्रेज है जुडिशियल रिव्यू वो अभी तक यूज़ नहीं, नो वेयर हैज़ बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो प्रोविज़न आर्टिकल 13 का एंड 226 का वो एक्सप्लिसिटली कन्फर्म करता है किस चीज़ की पावर को, जुडिशियल रिव्यू की हाई कोर्ट के ऊपर। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट की और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, वो चैलेंज करी जा सकती है हाई कोर्ट में 3 ग्राउंड्स पे। पहला कि वो इन्फ्रिंज करता हो फंडामेंटल राइट को, हनन करता हो एक तरीके से फंडामेंटल राइट का, और ये आउटसाइड द कॉम्पिटेंस, मतलब ये एक बाहरी मामला हो किससे, अथॉरिटी की जो कि फ्रेम करी गई है, या इट इज़ रिप्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का वो कर्टेल करता है कि जो जुडिशियल रिव्यू जो है हाई कोर्ट का, ठीक, और इसने डिबार्ड कर दिया था हाई कोर्ट को फ्रॉम कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सर्टेन लॉ। तो जो है हाउएवर जो 43rd अमेंडमेंट एक्ट था 1977 का, उसने फिर दोबारा उसको रिस्टोर कर दिया इसकी ओरिजिनल पोजीशन को। नेम एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो जैसा इलाहाबाद 1886 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर में, सीट इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, और एक बेंच इसकी लखनऊ में। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से 2019 में आंध्र प्रदेश के अंदर में कहाँ पे है, ये अमरावती में। बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से 1862 में आया था ये। और कौन कौन से किस किस के जुरिस्डिक्शन हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कहाँ पे है, मुंबई में। और बेंचेस इसके कहाँ कहाँ पे, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। कलकत्ता हाई कोर्ट आया था 1862 में वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, और इसमें आपको देखने को मिलेगा इसकी सीट कहाँ है, कोलकाता में। और जो सर्किट बेंच है वो पोर्ट ब्लेयर में भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आया था 2000 में, छत्तीसगढ़ के अंदर में बिलासपुर में है ये। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में आया था, दिल्ली के अंदर में सीट कहाँ है, वही दिल्ली में। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में आया था, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के लिए। और इसका जो सीट है वो आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगी। बेंचेस आपको कोहिमा, एजवाल एंड ईटानगर में देखने को मिल जाएंगी। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में आया था, गुजरात के अंदर में गुजरात में अहमदाबाद में इसकी सीट देखने को मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1971 में हिमाचल प्रदेश के अंदर आया था, शिमला के अंदर इसका आपको बेंच ये शिमला में देखने को मिलता है कुल मिला के। और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है 1928 में आया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, श्रीनगर एंड जम्मू में आपको देखने को मिल जाएगा ये। और झारखंड हाई कोर्ट 2000 में आया था, झारखंड के अंदर में ये आपको रांची में देखने को मिलता है। कर्नाटक हाई कोर्ट 1884 में कर्नाटक के अंदर में आया था, बेंगलुरु में देखने को मिलता है। केरला हाई कोर्ट 1956 में केरला एंड लक्षद्वीप के लिए आया था, एर्नाकुलम में आपको ये देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1956 में आया था, मध्य प्रदेश के अंदर में ये कहाँ देखने को मिलता है, जबलपुर में। इसकी बेंचेस आपको ग्वालियर एंड इंदौर में भी देखने को मिल जाती है। मद्रास हाई कोर्ट 1862 में आया था, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए। इसके ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। जो मणिपुर हाई कोर्ट है 2013 में आया था, मणिपुर के लिए इम्फाल के अंदर में ही देखने को मिलता है। मेघालय हाईकोर्ट 2013 में आया था, मेघालय के अंदर में शिलोंग में देखने को मिलता है। उड़ीसा हाईकोर्ट 1948 में आया था, उड़ीसा के अंदर में कटक में ये देखने को मिलता है। पटना हाईकोर्ट 1916 में आया था, बिहार के अंदर में पटना के अंदर आपको हाईकोर्ट देखने को मिलेगा। पंजाब एंड हरियाणा का 1875 में आया था, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान 1949 में आया था, राजस्थान के अंदर में जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा हाईकोर्ट। और इसकी जो बेंच है वो आपको जयपुर में भी मिलती है। सिक्किम हाईकोर्ट आया था 1975 में, सिक्किम के लिए गंगटोक में आपको ये देखने को मिलता है। तेलंगाना जो आया था वो तेलंगाना हाईकोर्ट 1954 में आया था, तेलंगाना के अंदर में। हैदराबाद में इसका आपको बेंच देखने को मतलब हैदराबाद में देखने को मिलता है हाईकोर्ट जो है ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा में आया था 2013 में, त्रिपुरा हाईकोर्ट त्रिपुरा के अंदर में अगरतला में देखने को मिलता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट आया था 2000 में, उत्तराखंड के अंदर में नैनीताल में देखने को मिलता है ये, ठीक। बाकी आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड है हाईकोर्ट से। 214 जो कि हाईकोर्ट से रिलेटेड है, हाईकोर्ट फॉर सीट्स। 215 हाईकोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाईकोर्ट। 217 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एंड कंडीशन से रिलेटेड है जज के ऑफिस हाईकोर्ट के। 218 जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कुछ सर्टेन प्रोविजन जो कि रिलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट। 219 आर्टिकल जो ऑथर ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड है जजेस के हाई कोर्ट के। आर्टिकल 220 रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। 221 सैलरीज वगैरह से रिलेटेड जज के। 222
ट्रांसफर से रिलेटेड है, जज के एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट। 223 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस के। 224 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस के। 224 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है रिटायर्ड जज के एट द सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट। 225 जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के। 226 पावर से रिलेटेड है हाई कोर्ट के इशू करने के लिए सर्टेन रिट्स। 226 से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से सेंट्रल लॉज की नोट जो कि कंसिडर नहीं करी गई इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 226। 227 रिलेटेड पावर से सुपरिटेंडेंस ऑफ ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। 228 ट्रांसफर से रिलेटेड है सर्टेन केसेस में टू हाई कोर्ट। 228 स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन जो कि रिलेट करता है टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज। 229 ऑफिसर एंड सर्वेंट से रिलेटेड है एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। और 230 जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड जुरिसडिक्शन के हाई कोर्ट के टू यूनियन टेरिटरीज। 231 जो कि एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है कॉमन हाई कोर्ट के फॉर 2 और मोर स्टेट। 232 इंटरप्रिटेशन जो कि रिपील कर दी गई है। तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 35 ट्राइब्यूनल्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अदर भी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीएस के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और सी सेट तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। और ऐसा मिलेगा कि आपको अगर कभी मैथ से नफरत थी तो उससे आपका प्यार हो जाएगा। तो चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।